नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्टॉक सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। लगातार चौथे महीने शेयर बाजार में मार्च में गिरावट देखने को मिली है। मार्च महीने में सेंसेक्स निफ्टी 2.25% से ज़्यादा लुढ़के। अमेरिका यूरोप में बैंकिंग सेक्टर जो संकट था वो काफ़ी हद तक गहराया है और भारतीय बाजारों पर भी इसका असर मार्च महीने में देखने को मिला। अदानी समूह की दिक्कतें मार्च महीने में भी खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं और तमाम खबरें यहाँ पर लगातार बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में 2024 की पहली मौद्रिक नीति का ऐलान हुआ और 6 महीने से लगातार हो रही ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला रुक गया है। अब सवाल ये कि क्या अप्रैल मई में हालात बदलेंगे और क्या शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि पहले हफ्ते में दिखाई दे रही है। आईटी कंपनियों की गिरावट कितनी गहराएगी, बैंकिंग शेयरों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नजर डालते हैं ऑन द शो में। तो सबसे पहले हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि 4 महीने से लगातार सीरीज जो गिरावट देखने को मिल रही है वो क्या अप्रैल में थमती हुई दिखाई देगी, और ख़ासतौर से जिस तरह के इंडिकेशन हमको शुरुआती हफ्ते में अप्रैल महीने में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रहेंगे या कहीं ना कहीं ये जो रिकवरी है शॉर्ट कवरिंग की ये छलावा साबित होगी। करेंगे इस पर हमारे आज के एक्सपर्ट से विस्तार से चर्चा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर पे बातचीत करेंगे अदानी समूह को लेकर के। बहुत सारी खबरें हैं। मार्च महीने में हमने देखा फिच ने 2 कंपनियों पर चिंता जताई और ख़ासतौर से इस बात का जिक्र किया कि अगर ये संकट गहराता है इन 2 कंपनियों में तो ये इसका कंटेजियस इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी पूरे समूह पर दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस सब के बीच में कंपनी का जोर मुनाफा बढ़ाने को लेकर के है और कर्ज कम करने को लेकर के है। खबरें कई सारी हैं, तमाम एक खबरों का विश्लेषण करेंगे आज के स्टॉक सेंट्रल में और पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि अदानी समूह में अभी करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, जो निवेशित हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो निवेश करना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और आखिर में ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का सिलसिला जो रुका है उसका असर क्या देखने को मिलेगा। क्या बैंकिंग रियल्टी जैसे शहरों में हरियाली जो है देखने को मिलेगी, क्या यहाँ पर बन रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ खरीदारी करने के, इस पर भी हम आज के अपने एक्सपर्ट से नज़र डालेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करें उससे पहले देख लेते हैं शेयर बाज़ार की बड़ी सुर्खियाँ क्या रही हैं, तमाम बड़ी खबरें क्या रही हैं। हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। लगातार 6 बार बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ने पॉलिसी में नहीं किया कोई बदलाव और रेपो रेट 6.5% पर स्थिर। पिछले 11 महीनों में 2.5% बढ़ी है ब्याज दरें। जीडीपी अनुमान में आरबीआई ने की मामूली बढ़ोतरी और महंगाई दरों में की गिरावट। रेपो रेट में बढ़ोतरी रुकने से बैंकिंग रियल्टी शेयरों में दिखी तेजी। मार्च महीने में लगातार चौथे महीने गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। मार्च सीरीज में सेंसेक्स निफ्टी 2.25% से ज़्यादा लुढ़के। मार्च सीरीज में निफ्टी के 32 शेयर गिरकर तो 18 शेयर बढ़कर हुए बंद। आईटी, ऑटो, मेटल में हुई सबसे ज़्यादा गिरावट। अप्रैल के पहले हफ्ते में आई बाजार में रिकवरी। बड़ा सवाल, क्या अप्रैल सीरीज में आएगी तेजी। भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई की शॉर्ट पोजीशन 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। इंडेक्स फ्यूचर में एफपीआई के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बढ़कर हुआ 2,16,000। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत के चलते बढ़े शॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा सवाल, क्या शेयर बाजार में मिल रहे हैं किसी बड़ी गिरावट के संकेत। नहीं घट रही है अदानी समूह की मुश्किलें। फिच ने अदानी पोर्ट की समेत 2 कंपनियों के कर्ज पर जताई चिंता, तो कंपनी ने कहा कंपनी का जोर मुनाफा बढ़ाने और कर्ज घटाने पर। एचडीएफसी के विलय के बाद सेंसेक्स में शामिल हो सकती है अदानी इंटरप्राइजेज। बड़ा सवाल, इन तमाम खबरों का अदानी समूह के शेयरों पर कैसा रहेगा असर। और डिविडेंड की घोषणा के बाद वेदांता को क्रिसिल ने दिया झटका। क्रिसिल ने वेदांता के लोन और डिबेंचर को किया डाउनग्रेड। रेटिंग स्टेबल से घटाकर की नेगेटिव। क्रिसिल ने कहा डिविडेंड के माध्यम से नकदी निकलने से कंपनी के फाइनेंशियल लेवरेज और फ्लेक्सिबिलिटी पर होगा नकारात्मक असर। चलिए, तो ये तो रही सुर्खियां, लेकिन अब जरा अपने मेहमान को आज से आपसे रूबरू कराएं उससे पहले जरा समझ लेते हैं कि अगले महीने बाजार की दिशा कैसी रहने वाली है। और इसके लिए हम बाजार के तमाम पैरामीटर्स पर अपने कार्यक्रम में जो अलग अलग माध्यम है उसके जरिए हम परखने की कोशिश करते हैं। क्या फंडामेंटल नज़रिया कह रहा है, क्या टेक्निकल नज़रिया कह रहा है। तो आज के मेहमान से बातचीत करें उससे पहले हमने बातचीत की थी फंडामेंटल एनालिस्ट अरुण मंत्री जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा है बाजार की दिशा को लेकर के, पहले वो देख लेते हैं। उनका कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक बाजार की दिशा सकारात्मक रह सकती है, लेकिन बाजार दायरे में ही रहेगा। तो पॉजिटिव बायस के साथ बाजार अपनी रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, ये उनका मानना है। उन्होंने कहा कि चौथी तिमाही के नतीजे, अंतर्राष्ट्रीय संकेत ये बाजार की दिशा आने वाले दिनों में तय करेंगे। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा।
बैंकिंग, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 सेक्टर पे उनको लगता है कि यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, यहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है। तो आज जो फैसला, शुक्रवार को जो फैसला हमने देखा, बृहस्पतिवार को आरबीआई पॉलिसी का, उसके बाद बृहस्पतिवार को एक अच्छी खरीदारी देखने को भी मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आईटी और फार्मा, इनमें अभी आने वाले दिनों में दबाव ही देखने को मिलेगा। तो ये हैं अरुण मंत्री जी, जिनका कहना ये है कि बाजार पॉजिटिव बायस के साथ पॉजिटिव रहेगा। बैंकिंग इंफ्रा में सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन आईटी और फार्मा से दूरी बनाए रखें। लेकिन फिर चार्ट्स को पढ़ने की बारी आई तो हमने कहा तकनीकी रूप से भी देख लेते हैं बाजार कैसा लग रहा है। तो इसके लिए हमने बातचीत की नीतलेश पावस्कर जी से। नीतलेश पावस्कर जी का मानना यह है कि निफ्टी के लिए अब जो है 17,380 ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर की तरफ उनका मानना यह है कि 17,600, 17,700 यहाँ पर एक बड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। तो इसी दायरे में बाजार रहने की उन्होंने उम्मीद जताई है। हाँ, ये तोड़ता है फिर उसके बाद से बाजार में एक नई रैली की शुरुआत देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के लिए उनका मानना यह है कि 40,800 ये एक बड़ा सपोर्ट है, लेकिन कहीं अगर इसके नीचे फिसलता है बैंक निफ्टी तो फिर यहाँ पर 400-500 पॉइंट और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 40,300 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ उनका मानना ये है कि 41,200 ये निफ्टी के लिए एक बड़ी रुकावट है। हालांकि इनका बहुत बुलिश नज़रिया नहीं है। उनका कहना ये है कि जो लोग पुरानी लॉन्ग पोजीशन जिनकी है वो चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उनका ये भी मानना है कि बाजार में कोई भी रिकवरी शार्प देखने को मिले तो वहाँ पर नए शॉर्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, वहाँ से आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये रही जो है फंडामेंटल नज़रिया, तकनीकी नज़रिया। लेकिन अब हमारे साथ आज के हमारे जो हम सफ़र रहेंगे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट पीके अग्रवाल जी। अग्रवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है, आभार, अभिनंदन आपका स्टॉक सेंट्रल में। सर, पहला सवाल जो होगा वो बाज़ार को लेकर के ही होगा, और ख़ास तौर से जिस तरह की हमने देखा कि बाज़ार के अंदर स्थिति देखने को मिली है, काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा है। 4 महीनों से हम बाज़ार देख रहे हैं गिर रहा है। अभी थोड़ी सी जो हरी घासें दिखाई दे रही हैं वो कुछ टिकाऊ दिखाई दे रही हैं आपको, या आपको लगता है कि बाज़ार में अभी कोई दांव लगाने का वक्त नहीं? कैसे देख रहे हैं बाज़ार को अगले 1-1.5 महीने के लिहाज से? नहीं, दायरे में ही रहेगा। जैसे मैंने कहा है कि पहले भी कई बार आपके कार्यक्रम में कहा है कि ये जो हम आज जो तेजी देख रहे हैं या थोड़ी सी जो बढ़त देख रहे हैं वो एक दायरे में ही है। अगर आप पूरा दायरा देखेंगे, इनफैक्ट मैं अभी थोड़ा एनालिसिस कर रहा था पिछले अप्रैल में और इस बार अप्रैल में, 1 साल के अंदर बाजार वही है, निफ्टी 17,500 पे ही है। बिल्कुल। बीच में जरूर वो ऊपर नीचे हुआ, लेकिन अभी वही स्तर पे है। कहने का मतलब ये है कि वो जो लेवल है वो टूट के ऊपर जाने की जो नई तेजी की जो सिचुएशन है वो अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मेरा भी अपना मानना यही है कि ये इसी दायरे में रहेगा। ऊपर के नीचे के दायरे में 100-200 रुपए, 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई 17,700 बताएगा, कोई 17,800 बताएगा ऊपर, और 17,000 या 17,800 या 17,700 बताएंगे कोई, या 17,000 नीचे 300 बताइए, 17,200 बताएं। बात वो नहीं है। बात कहने का ये है कि अभी रेंज में ही है बाजार, और अप्रैल में और मई में और जून में, यानी कि सेकंड क्वार्टर में भी मुझे लगता है यही सिचुएशन बनी रहेगी। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। उसका कारण ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी अभी क्लैरिटी ग्लोबली नहीं है। हालांकि हमारे आरबीआई ने कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लिया है बाय नॉट डिसाइडिंग टू इंक्रीज द रेट्स, लेकिन अभी फेड में क्या करेगा वो देखना बहुत जरूरी है। और अगर फेड वापस रेट बढ़ाता है तो फिर मुझे लगता है आरबीआई को भी देखना पड़ेगा। और ऐसा सब लोगों का मानना भी ऐसा ही है, जितने भी मैक्रो लेवल के जो एनालिस्ट्स हैं, कि इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग अवे इन अ हरी, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन ग्लोबली। बिल्कुल। तो इस बार की तेजी जो है, ये जो प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, जो इन्फ्लेशन है, ये आम तरीके का इन्फ्लेशन नहीं है। ये 50-60 साल में एक बार आता है, तो ये बहुत आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और उसके संकेत इनडायरेक्टली ये भी आ रहे हैं कि सऊदी अरब ने और ओपेक कंट्रीज ने सडनली डिसाइड कर लिया ऑयल कट करने का, और ऑयल प्राइसेस फिर से वापस ऊपर बढ़नी शुरू हो गई, जो कि सबसे बड़ा कारण होती है इन्फ्लेशन का। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट्स, हालांकि आरबीआई ने जरूर हॉल्ट किया है, लेकिन ग्लोबली अभी हॉल्ट नहीं हुए हैं बढ़ना, और तेल के दाम वापस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, और इसी कारण बाजारों के नीचे जाने की संभावना शायद उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर जाने की तो संभावना बहुत सीमित है। बिल्कुल, इस पर सर विस्तार से चर्चा करेंगे, और अब आरबीआई ने क्यों ऐसा स्टैंस लिया है इस पर भी हम बातचीत करेंगे आपसे।
लेकिन हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है जो कि खबरें बन करके हमारे सामने आई। शेयर बाजार में जिस तरीके से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, उससे छोटे निवेशक भले ही निराश हों, लेकिन कई बड़े निवेशकों और प्रमोटर्स ने इसी गिरावट में हिस्सा बिक्री के जरिए मोटी रकम जुटाई। मार्च महीने में ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचकर प्रमोटर्स और बड़े निवेशकों ने 33,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है, जो कि 5 महीने में सबसे ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ब्लॉक डील्स के क्या मायने हैं, उसके लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखते हैं और उस पर अग्रवाल साहब का एक छोटा सा रिएक्शन भी लेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। शेयर बाजार की लगातार गिरावट से छोटे रिटेल निवेशक भले ही निराश हों, लेकिन कई बड़े निवेशकों और प्रमोटर्स ने हिस्सा बिक्री के जरिए मोटी रकम जुटाई है। मार्च महीने में ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचकर प्रमोटर्स और बड़े निवेशकों ने 33,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है, जो कि नवंबर महीने के बाद सबसे ज्यादा है। दरअसल यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी, अमेरिका यूरोप में बैंकिंग संकट और मंदी की आशंका के चलते लगातार चौथे महीने शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं, जिसकी वजह से तमाम दिग्गज कंपनियों के भाव नीचे आए हैं। ऐसे में जिसके चलते तमाम बड़े बड़े निवेशकों को शेयर की वैल्यूएशन आकर्षक लग रही है और ब्लॉक डील के चलते वो इन कंपनियों में हिस्सा खरीद रहे हैं। हालांकि मार्च महीने में ब्लॉक डील में हुई बढ़ोतरी का बड़ा कारण अडानी समूह द्वारा अपनी 4 कंपनियों में GQG पार्टनर्स को की गई 15,446 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री है। अडानी समूह के अलावा जो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, उनमें प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन द्वारा सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग में 20.5% की हिस्सा बिक्री, सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम द्वारा संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में 3.4% की हिस्सा बिक्री और TPG ग्लोबल द्वारा कैंपस एक्टिववेयर में 7.62% की हिस्सा बिक्री शामिल है। इन ब्लॉक डील्स में म्यूचुअल फंडों और बीमा कंपनियों जैसे घरेलू संस्थागत निवेशकों के साथ साथ फिडेलिटी, सोसियाते जेनेराले और कूपथॉल मॉरिशस जैसे FPI कुछ बड़े सौदों में प्रमुख खरीदार रहे हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक इन ब्लॉक डील्स की बढ़ोतरी की मुख्य वजहों में शेयरों की कीमतों में आई गिरावट से वैल्यूएशन का आकर्षक होना और साथ ही ब्लॉक डील्स में शेयर भाव आमतौर पर बाजार में मौजूदा कीमतों से सस्ता होना होता है। साथ ही बड़े निवेशक IPO लाने वाली कंपनियों पर भरोसा करने के बजाय पहले से लिस्टेड कंपनियों में ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, जिसकी वजह से 2023 की पहली तिमाही में 100 करोड़ रुपए से अधिक की वैल्यू का सिर्फ एक ही IPO आ पाया है। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड रवि सिंह का मानना है कि ज्यादातर शेयरों में ब्लॉक डील निचले स्तरों पर ही होती है। संस्थागत निवेशक, बड़े फंड्स और HNIs ब्लॉक डील का इस्तेमाल बड़ी संख्या में शेयरों में खरीद के लिए करते हैं। छोटे निवेशकों के लिए भी इस तरह की ब्लॉक डील फायदेमंद रहती हैं, क्योंकि इससे उन्हें शेयर में लंबे समय तक बने रहने का भरोसा मिलता है। तो सर, हमने ये रिपोर्ट देखी। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी वजह आप क्या मानते हैं कि जितनी बड़ी जो ब्लॉक डील मार्च महीने में हमने देखी है, हालांकि इसमें एक बड़ा हिस्सा देखा अडानी के अंदर, अडानी के शेयरों में जो है खासतौर से जो बड़ी हिस्सेदारी खरीदी गई है, वो एक कारण रहा। ब्लॉक डील्स को कैसे आप देख रहे हैं, खासतौर से इस माहौल में जबकि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? ज़्यादातर बड़ी ब्लॉक डील्स अगर हों तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन गिरते बाजार में सिर्फ इसलिए कि वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती हो गई है, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। कैसे देख रहे हैं और इसका रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई मायने हैं क्या? देखिए, जो ब्लॉक डील्स होती हैं वो जनरली जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल बाइंग सेलिंग होती है, तो वो लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो काफी सोच समझ के खरीदते हैं, बेचते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बिकवाली हो रही है और खासतौर से अगर प्रमोटर्स बिकवाली कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर ये है कि उनको बहुत ज्यादा आशाएं नहीं है आगे वाले समय के अंदर अपने शेयर को लेके। और जो खरीद रहे हैं वो ऑब्वियसली नीचे के दाम मिल रहे हैं उनको, या वो उनकी कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूर रही होगी। अडानी जी के केस में तो बहुत स्पष्ट है कि वो एक अलग तरह की डील थी, उसको मैं ब्लॉक डील जनरल जो मार्केट में होती है उसको मैं उसमें उसको नहीं रखूंगा। लेकिन जनरली अगर ब्लॉक डील ऐसे एनवायरनमेंट में हो रही है
तो उसको मैं मंदी का ही संकेत मानूंगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं मानूंगा। रिटेल निवेशक के लिए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, उनको तो वैसे ही इस टाइम पे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बाजार जो है ये बहुत आसानी से पैसे देने वाला नहीं है, इसमें बहुत जद्दोजहद की जरूरत है। पैसिव इन्वेस्टिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट देखिए, जो इजी मनी इन्वायरमेंट था वो खत्म हो गया है। और कितने वर्षों के बाद हम देख रहे हैं, भारत में भी और बाकी जगहों में भी, अब जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो बाजार में आपको ब्याज मिल रहा है, जो बैंक आपको ब्याज दे रहा है, उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन घटा देंगे तो आपकी जेब में कुछ बचेगा। तो अगर आप इन्फ्लेशन 6% मान लें और 1 साल की एफडी में आपको 7% मिलते हैं, तो प्लस 1% का रियल इंटरेस्ट रेट आपको मिला, तो ये बहुत बहुत लंबे समय के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, और ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। अगर आपको 7% ब्याज 1 साल का एफडी में मिलता है, तो आपको बाजार को कम से कम 15 या 20% रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिस्की एसेट है, क्योंकि रिस्क एनवायरनमेंट है, और वो बाजार इस वक्त देने को तैयार नहीं, क्योंकि बाजार में भी 17,500 पे खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ब्लॉक डील और नो ब्लॉक डील, आई वुड नॉट कंसिडर दिस मार्केट a very easy market to make money, even for professionals, let alone for retail. ये काफ़ी बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये तमाम हमारे जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बाज़ार में आसानी से पैसे नहीं बनने वाले हैं। चलिए, अब जरा आज की जो महत्वपूर्ण खबर रही, जिस पर हम जिक्र कर रहे थे हेडलाइन में भी, जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकी है, इसके क्या प्रमुख वजहें आप मानते हैं? दूसरा, क्या जो डिमांड, घटती हुई डिमांड थी, उसने मजबूर किया आरबीआई को कि नहीं, अगर और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जो हम जीडीपी के अंदर जो नंबर्स प्रोजेक्शन है उसमें कुछ दबाव देखने को मिले? क्या कुछ वजह रही? और इसका ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग, इन तीनों सेक्टर पे अगले 1-2 महीने के लिए अगर हम कोई आउटलुक लेना चाहें तो आप कैसे देख रहे हैं? बहुत मुश्किल डिसीजन था ये आरबीआई के लिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि घटाने के लिए भी केस है और नहीं घटाने के लिए भी केस है। जो लोग कहेंगे कि नहीं घटाना चाहिए, उनका कहना ये होगा कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया है और इसलिए ये बहुत जल्दबाजी होगी अभी रोकना। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि घटाना चाहिए, उनका कहना ये भी हो सकता है, और मेरा भी अपना मानना ये है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं अभी तक, अगर हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, अभी 4 मई को पिछले साल रेट बढ़ने शुरू हुए थे और अभी 4 अप्रैल आया, तो 11 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट 4% से बढ़ा के 6.5% कर दिया है। दैट इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव टाइटनिंग। तो जब तक इस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का इफेक्ट, जिसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं, जब तक वो रियल इकोनॉमी में ना आ जाए, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सफिशिएंट था या नहीं था। तो उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, बट आई वुड अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया, और मैं उनके साथ हूँ इस बात के अंदर कि खाली जबरदस्ती बढ़ाते चले जाना चाहिए क्योंकि कुछ और कोई आदमी कर रहा है, वो जरूरी नहीं है। और दूसरा ये कि इन्फ्लेशन भी कई तरीके का होता है। अमेरिका का इन्फ्लेशन और हमारा इन्फ्लेशन फर्क है। अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है उसमें हाउसिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। आई थिंक 30-40% ऑफ द इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ हाउसिंग। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है या जो बढ़ रहा है, उसमें फूड प्राइसेस का ज्यादा इम्पैक्ट। तो दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग है। ये एक मर्ज नहीं है कि एक ही दवाई से काम चल जाएगा। तो हमारे आरबीआई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अब आपका सवाल ये है कि रियलिटी में और बैंकिंग, ऑटो, मतलब जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, जो सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकदम से डिमांड नहीं बढ़ने वाली है। ये भी एक अभी इंटरिम अरेंजमेंट है। जैसे मैंने कहा है कि अगर मई में वापस फेड रेट बढ़ा देता है एक बार, तब आरबीआई के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फिर उसकी फिर और मैक्रो इम्प्लीकेशन हो जाती हैं, जो फिर करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बहुत सारी चीजें हैं उसके, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो लेकिन अभी के लिए जो उन्होंने स्टेप लिया है वो अच्छा लिया है, क्योंकि उनके पास 1-1.5 महीने का ब्रीथिंग टाइम है। दे कैन वॉच व्हाट इज हैपनिंग टू द प्राइसेस, और अगर वाकई हमारी प्राइसेस के ऊपर मॉडरेशन तो शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि डिमांड पिकअप होती है या नहीं होती, वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर फेड ने वापस बढ़ा दिया मई के अंदर, तो हमारी अपनी लोकल सिचुएशन क्या है उसके ऊपर ओवरराइडिंग इंपैक्ट ये हो जाएगा कि डॉलर वहां स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपका रुपी वीक होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा, आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। बट देन लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि शायद फेड भी डिसाइड कर ले पॉज करने का। अगर वो हो जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पे अगर रुकावट उठती है तो थोड़ी सी और जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है, शेयर बाजार के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अब सर, एक जिस
कंपनी ऐसी है इसलिए 2-3 महीने 4 महीने से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, वो है अदानी ग्रुप को लेकर के। बहुत लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ फ्लो डेली काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। पहले खबर आई कि अब जो है यहाँ पर फिच ने भी जो है चिंता जताई है कंपनी के, खासतौर से अदानी पोर्ट और अदानी ट्रांसमिशन को लेकर के, कि अगर इनके कर्ज को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो ये मतलब कंटेजियस तरीके से ये पूरे समूह में फैलेगा। उसके बाद से थोड़ी पिटाई देखने को मिली, उसके बाद से खबरें आ रही हैं, कई सारे निवेशकों के से बातचीत चल रही है। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए पॉजिटिव खबर एक ये आई है कि अगर HDFC के विलय के बाद फिर से सेंसेक्स में शामिल हो जाएगी, और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उनका जोर कर्ज घटाने पर है, मुनाफा बढ़ाने पर है, और रोड शो किए जा रहे हैं रकम जुटाने के लिए। इन तमाम खबरों के बीच में अदानी के अंदर जो लोग निवेशित हैं, खासतौर से हायर लेवल पे, उनके लिए क्या अभी वेट करना सही रहेगा? जो लोगों ने नीचे खरीदा थोड़ा सा, उनको जो प्रॉफिट हो रहा है या ब्रेक इवन पे हैं, क्या वो अपना किनारे हो जाएं कंपनी से जब तक ये तूफान खबरों का सिलसिला थमता नहीं है? अदानी ग्रुप पे ओवरऑल आपकी राय क्या रहेगी इस समय? देखिए, जहां तक जो भी स्टॉक, चाहे अदानी का हो चाहे कोई भी और स्टॉक हो, जब वो अपने फंडामेंटल्स रीजंस के बजाय सिर्फ न्यूज के बेसिस के ऊपर या नीचे जाए, तो फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी पोर्टफोलियो में, चाहे आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, चाहे आप रिटेल निवेशक हैं। तो मेरी अपनी ओपिनियन तो ये है कि रिटेल निवेशक को इस वक्त बहुत ज्यादा इसके अंदर कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाजार ओवरऑल ही पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इस स्टॉक के अंदर जिसके ऊपर उसके अंदर कितने भी स्ट्रेंथ हो, कितने भी एसेट्स हो, लेकिन अगर इस वक्त न्यूज फ्लो के बेसिस पे ही मूवमेंट हो रही है, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और दो फैक्टर्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, जिसको मैं बताना चाहता हूं। पहला तो ये कि इसके अंदर आपने बोला कि वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। देखिए, उनका जो बिजनेस है, जिस तरह का बिजनेस है, जो उसकी नेचर है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय डेफिनेशन लो प्रॉफिटेबिलिटी हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। उनकी नेचर है उनका। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, उसके अंदर आप 100 करोड़ से जो है वो 1000 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बहुत कम होती है, 0.5, 0.6, 0.7 तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो पोर्ट है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए उनकी इंटेंशन जरूर है और वो कोशिश भी करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी सीमाएं बहुत कम है, उसमें बहुत कम हो सकती है। दूसरी बात, वो जो अपना ब्याज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोन वापस करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको फाइनेंस करने के लिए फिर वापस लोन उठाना है, और उनकी मैक्सिमम जो बोरोइंग है वो भारत के बाहर है, बाकी देशों में है, फॉरेन कंट्रीज में है। उन्होंने रोड शो भी बाहर ही किए हैं, हांगकांग में किया है, दुबई में किया है, और जगह भी किया है, हांगकांग में किया है। तो वो बाहर पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने जैसे कहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए। आज यूएस ट्रेजरी, 2 साल की यूएस ट्रेजरी का ब्याज 4.5% है। The safest security on the planet Earth for 2 years is giving you 4.5%. अगर अदानी जी को 5 साल का, 10 साल का अगर पैसा रेस करना है, तो वो जिस ब्याज पे उनको मिलेगा अब, वो एक्चुअली ज्यादा नुकसानदेह होगा बनिस्बत उसके कि जो उन्होंने वापस कर दिया या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये फंडामेंटल रीजंस हैं, ये बाजार की टेक्निकल से लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बट मेरा कहना ये है कि जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने है, तो ये कहना कि ये कल आगे जाएगा या अप्रैल में आगे ऊपर बढ़ेगा या नीचे बढ़ेगा, उसका मैं अनुमान भी नहीं लगाना चाहूंगा। क्योंकि अगर वो बढ़ भी जाए ऊपर, तो मेरे लिए तो वो एक निकलने की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मुझे ये समझ है कि अगले 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अलग बात है कि वो कोई नया बिजनेस शुरू करें जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हाई हो। यही सोच के उन्होंने सीमेंट बिजनेस लिया था। बिल्कुल, मेरी अपनी सोच ऐसी है, हालांकि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, लेकिन एज ए स्ट्रेटेजिक प्लानर मैं अगर होता तो उनको यही एडवाइस करता कि अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में से थोड़ा अपना इंफोसिस कम कीजिए, एम्फेसिस, और कैश जनरेशन वाले प्रोजेक्ट ज्यादा करें। तो जो भी एक मौका मिले और कुछ अच्छी खबरें जब आए, क्योंकि खबरों के लिहाज से शेयर चल रहा है, तो ये निकलने की ही अपॉर्चुनिटी होगी। ये जो शेयर बाजार के निवेशक हैं, वो उनके लिए यही संदेश है सर? हाँ, मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि अभी उनके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इनफैक्ट मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई करेक्शन आती है
जी और आएगी, जरूर आएगी, चाहे वो अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, जून में आएगी, मुझे नहीं मालूम है। तो अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप उसका फायदा कैसे उठाएंगे? बिल्कुल। एक और कंपनी सर जिसने सबको बहुत निराश किया और वो थी LIC। बहुत उम्मीदें थी और लिस्टिंग के बाद से ही टूट रहा है और पिछले हमने हफ्ते देखा कि एक नया 52 वीक लो इसने बनाया। बहुत लोग अभी भी इस भरोसे पे हैं जिन्होंने IPO में लिए हैं कि LIC जैसी कंपनी तो कभी ना कभी तो उस भाव पे आएगी। काफ़ी लोग परेशान हैं, लोग हमको भी सवाल भेजते हैं। अब जहाँ पर अदानी ग्रुप को लेकर के सवाल उठे तब भी शेयर की पिटाई हुई। अब क्या करना चाहिए जो लोग हायर लेवल पे, क्या आप थोड़ी दिन के लिए इससे मुक्ति पा ली जाए, एक बार नुकसान बुक कर लें, या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है? 530 पे आ गया शेयर, ये आ गया था, मतलब तो 10-20 रुपये रिकवर हुआ है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है शिकागो में जी। कि होप इज नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट के अंदर केवल उम्मीद के ऊपर अगर आप करना चाहेंगे काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, नुकसान है, मुझे समझ में आता है नुकसान है, क्योंकि नुकसान की भरपाई करना अगर आप उसी स्टॉक से करना चाह रहे हैं तो एक किस्म से आप लड़ाई कर रहे हैं मार्केट के साथ, क्योंकि अगर मार्केट को उसको चढ़ाना होता तो वो चढ़ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आपको उसमें से निकाल लेने चाहिए अपने पैसे और उसको ऐसी जगह लगाने की कोशिश करना चाहिए जहां से भरपाई की संभावना हो। क्योंकि अगर LIC 900 से 500 पे आ गया है तो इसका मतलब ये है कि बाजार नहीं चाहता कि वो 900 पे रहे। सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूं, सवाल ये कि बाजार नहीं चाहता। बाजार नहीं चाहता। अगर बाजार नहीं चाहता तो बाजार जो चाहता है उसमें से पैसा निकाल के ऐसी जगह लगाएं जहां बाजार चाहता है। अभी भी ऐसे स्टॉक है जो ऊपर जा रहे हैं। निफ्टी में 50 में से 4 या 5 स्टॉक तो अभी भी ऐसे हैं जो ऊपर हैं, हालांकि काफी नीचे हैं। ITC है, एक्सिस बैंक है, बजाज ऑटो है और भी तमाम स्टॉक्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं, अभी भी ऊपर जा रहे हैं, इस बाजार में भी ऊपर जा रहे हैं। तो बिल्कुल कोशिश सही। ये करना चाहिए कि उसमें से कैश निकालिए तो थोड़ी भरपाई की संभावना बढ़ेगी। उसमें तो आप बैठे बैठे सिर्फ इंतजार ही करेंगे। तो खाली इंतज़ार मत कीजिए कि लंबी अवधि का नज़रिया हमारा तो था और इस वजह से हम बने रह गए 2 साल, साल भर, 1.5 साल से। ठीक है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, दूसरी मौके तलाशिए और अग्रवाल साहब जैसे एक्सपर्ट्स को सुनिए, उनके जो आइडियाज़ हैं उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने की कोशिश कीजिए। एक और सर कंपनी इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे, वो है वेदांता। ये सब ऐसी कंपनियां हैं कि मतलब जिनको लेकर के बाजार के तमाम एक्सपर्ट बहुत बड़ी बहुत अच्छी बातें करते रहे, लेकिन नहीं चल रहे हैं। वेदांता को लेकर के भी हमने देखा कि जो क्रिसिल ने डाउनग्रेड कर दिया डिविडेंड को लेकर के, इधर हिस्सा बिक्री को लेकर के सरकार के साथ तसल चल रही है। कहीं कहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति आ जाए कि डिफ़ॉल्ट जैसी स्थिति हो जाए। कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन काफ़ी दिया जा रहा है। वेदांता में अभी क्या दूरी भी बना करके चले? वेदांता को लेकर के आपका आउटलुक 2-4-6 महीने का, 1 साल का कैसा दिखाई दे रहा है? लेकिन नई परचेज तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इसके अंदर। जो हैं वो अभी बने रह सकते हैं क्योंकि डिविडेंड वगैरह सब अच्छा मिल रहा है। देखिए, जब एक कंपनी अपना मेजर पार्ट ऑफ कैश फ्लो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी की पहली डेफिनेशन ये है कि उसका डिविडेंड पे आउट बहुत लो होता है, क्योंकि वो सारा कैश जितना जनरेट करता है, जितना प्रॉफिट बनाता है, वो ग्रोथ में लगाता है, नए प्रोजेक्ट्स में लगाता है, अपने काम को बढ़ाने में लगाता है। और अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है तभी आप वो पैसा बांटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप कैश जरूर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उस कैश को यूटिलाइज करने का आपके पास कोई साधन नहीं है, इसीलिए आप वो वापस बांट रहे हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि मैनेजमेंट शायद उसमें से पैसा, क्योंकि उनके पास होल्डिंग अच्छी खासी है, तो वो उसमें से डिविडेंड के रूप में पैसा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं है, और खासतौर से अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ कंपनियां हैं, आप कोई बड़ी कंपनी लेके देखिए ना, बजाज ऑटो देखिए, कोई ऐसी बड़ी कंपनी देखिए जो 15-20-50% से ग्रो कर रही है, क्या वो इतना डिविडेंड देती है? उनकी डिविडेंड पे आउट रेशियो शायद मुश्किल से 5-10-15-20% होगी। बिल्कुल। तो अगर आप 80% डिविडेंड बांट रहे हैं, 60% डिविडेंड बांट रहे हैं, इसका मतलब आपके पास उस पैसे का कोई सदुपयोग है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में आपको भी, अभी अगर आपके पास है तो आपको अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, आप उसको ले लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है इसके अंदर आगे आने वाली समय में प्राइस इंक्रीज के हिसाब से नहीं होने का। ठीक। कैश तो आपको मिलता नई रहेगा, नई खरीदारी नहीं करनी है, अगर है आपके पास तो बने रहिए। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर अग्रवाल साहब की तरफ से है। एक सेक्टर सर जिसमें हमने देखा कि मार्च की जो गिरावट रही उसमें सबसे ज़्यादा पिटाई जो हुई वो IT मेटल की हुई, और ये पिटाई लगातार चल रही है। अभी भी जो ग्लोबल सिनारियो मैक्रो लेवल पे कंडीशन दिखाई दे रही है,
ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत तेज़ कोई रिकवरी आती हुई दिखाई दे, क्योंकि अभी भी रिसेशन की आशंका, आईटी सेक्टर के अंदर ले ऑफ, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन क्या आपको अभी लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा क्या वक्त आ गया है कि मेटल में, आईटी में खरीदारी की जा सकती है, या आपको लगता है अभी और इंतज़ार करना चाहिए, अभी जो सबसे बुरा दौर है वो आना बाकी है? देखिए, आईटी में हालत जो है अमेरिका से ज़्यादा डिक्टेट होती है, इंडिया में से ज़्यादा नहीं होती। और वहाँ पे जिस तरह के ले-ऑफ्स हैं, जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह से एसवीबी बैंक जो है उसकी हालत खराब हुई, उसकी वजह से स्टार्टअप में अंदर प्रॉब्लम आई है। तो आईटी के अंदर अभी कोई संभावना बनेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। एक वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो आईटी में उछाल आता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो आईटी नीचे। एक्चुअली आईटी बिहेव्स लाइक अ ग्रोथ स्टॉक। तो और एक्चुअली है भी, तो इसलिए आईटी की संभावनाएं तो अभी कम है। जहां तक मेटल का सवाल है, मेटल जो है वो तब बढ़ता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर आप कहेंगे तो दे आर नोन एज हार्ड एसेट्स। तो अभी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मेटल को बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, तो मेटल प्राइसेस के अंदर दाम नीचे आने शुरू हो जाते हैं। वही हमने देखा पिछले साल में, एक उन्होंने बहुत अच्छी रैली ली मेटल स्टॉक्स ने, सब मेटल स्टॉक्स ने, और एनर्जी स्टॉक्स ने भी ली, ऑयल प्राइसेस ने भी ली। लेकिन अब वो सभी की सब चीजें जो है अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि जो पहला लेग था इन्फ्लेशन का वो पूरा हो चुका है। अब उस इन्फ्लेशन की वजह से जो स्लो डाउन इकोनॉमी में आएगा, तो उसमें एनर्जी प्राइसेस और मेटल प्राइसेस दोनों ही अंडर प्रेशर रहेंगी। लेकिन जब ये दौर निकल जाएगा, और फिर जब सेंट्रल बैंक्स को मजबूरन इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ेंगे, और फिर जब ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी, तब ये स्टॉक बढ़ने शुरू होंगे। तो अभी समय बहुत लंबा है। सो लेट अस नॉट आउटगेस द मार्केट, लेट अस नॉट आउटगेस द सेक्टर्स। अभी आईटी और मेटल्स दोनों बहुत अच्छे सेक्टर हैं, दोनों ने बहुत पैसा दिया है इन्वेस्टर्स को, और आगे भी देंगे, पर थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। थोड़ी पेशेंस की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जो मोटे मोटे सवाल थे वो हमने डिस्कस किए, खासतौर से ऐसे शेयरों के बारे में जो काफ़ी चर्चा में रहे, जो खबरों में रहे, और जहां पे काफ़ी एक्शन देखने को मिला ऐसे सेक्टर के बारे में। अब जरा अगले सेगमेंट के बारे में पे चलते हैं, और इसमें अब कुछ एक ऐसे शेयरों के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें खासतौर से निफ्टी 500 में हम देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है या तो तेज़ी देखने को मिली है, या काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये अभी हम खाली निफ्टी 500 की ही बात करते हैं। जरा स्क्रीन पे लाया जाए किस तरह की स्थिति वहाँ पर देखने को मिली है। सबसे शानदार गिरते बाजार में रिटर्न देने वाली कंपनियों जो हैं वो, उसमें हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पर अदानी ग्रीन के अंदर मार्च महीने के अंदर और 52-52.5% का रिटर्न लोअर लेवल से देखने को मिला। अदानी ट्रांसमिशन भी इसमें शामिल है, 28-28.5% का। जैन इरिगेशन सिस्टम में करीब 23-24% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। महाराष्ट्र सीमलेस 21-22% का रिटर्न यहाँ पर रहा, और 315 से 384 तक का सफ़र इसने तय किया। और GTND इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 20-21% का रिटर्न गिरते बाजार में एक महीने के अंदर यहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसी ही कुछ कंपनियाँ हैं जो कि एक महीने में 20 से लेकर 50% तक का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या वाकई में ये अभी आगे और चलेंगी। तो अग्रवाल साहब, ये जो गिरने वाले शेयर जरा हम बाद में चर्चा में लाएंगे, लेकिन पहले इनमें से कोई, इन 5 कंपनियों में से आपको लग रहा है कोई किसी में दम है जो कि जिसपे 15-20% की रैली 30% की आ चुकी हो, लेकिन अभी भी फंडामेंटल स्ट्रांग है और आगे और बढ़ सकती है? इनमें से कोई अच्छी लग रही है आपको? नहीं, उसमें 2 स्टॉक तो अडानी ग्रुप के ही हैं, जो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है उसके ऊपर तो। जी। और इसमें से जो लिस्ट में से मैं सिर्फ महाराष्ट्र सीमलेस को एक वैल्यू पिक या क्वालिटी पिक की तरह से देख सकता हूँ, बाकी में तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। देखिए, इस तरह से जब आप हाइंडसाइट में से, हाइंडसाइट वी आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट, क्या कोई आदमी 3 मार्च को बता सकता था कि ये 5 लिस्ट का नाम आएगा इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों से इतना ज्यादा प्रभावित रिटेल इन्वेस्टर को नहीं होना चाहिए। अपनी रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए, या खुद या जो भी जानकार है उनके साथ मिलके, और फिर उनमें धीरे धीरे ग्रेजुअली पोजीशन लेना चाहिए। चाहे वो बढ़ रही हैं कंपनियां, चाहे वो घट रही हैं, ये बाजार का दस्तूर है, ये होता रहेगा। जी, नहीं, वो हम इसलिए चर्चा करते रहते हैं और अपने आप जैसे एक्सपर्ट से पूछते रहते हैं। लोग ऐसा बहुत करते हैं कि बहुत छोटी छोटी कंपनियां जो 1-2 रुपए की भी रहती हैं और पता लगता है वो 10 पे पहुंच गई, तो उन्होंने 10 पे खरीद लिया, और उसके बाद सवाल आते हैं कि ये 10 पे आ गई थी, हमारे दोस्त ने बोला तो इसलिए हमने खरीद लिया और अब ये 2 पे आ गई दोबारा।
तो इस तरह लोग ट्रैक करते हैं, देखते हैं और फंस जाते हैं। तो इसलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट के साथ लोगों को सही राय देने की कोशिश करते हैं। अब जरा 5 वो कंपनियां भी दिखा दीजिए जिनमें सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, उसमें जरा पूछ लेते हैं अग्रवाल साहब से कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वैल्यू बाय के रूप में सामने आ सकती हैं। यहाँ पे एस्टर पॉली में हमने देखा कि करीब 30% के आसपास की गिरावट एक महीने में देखने को मिली। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में करीब 21% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, 463 से गिर करके 585 तक पहुंचा है। और इसके अलावा शोभा डेवलपर्स में हम देखें कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 567 से 448 तक गया, 21% की गिरावट। इसके अलावा सुंदरम क्लेटॉन में गिरावट रही है 18% की। स्वान एनर्जी एक और ऐसा शेयर जिसमें कि करीब 16% की गिरावट है। कोई है सर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, शोभा डेवलपर्स, इनमें कुछ ऐसा लग रहा है? इसमें 2-3 स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन इसमें गिरावट क्यों मुझे नहीं मालूम है, वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एस्ट्रल पॉली इज अ वेरी गुड कंपनी और ऑलमोस्ट मोनोपोली है उसकी प्लम्बिंग पाइप्स की। सुंदरम क्लेटन इज आल्सो अ वेरी गुड कंपनी, लेकिन इस फॉल क्यों हुआ? इज देयर अ ये मार्च फंडामेंटल महीने में रीजन फॉर इट? ओवरऑल तो मार्केट गिरा ही था, उसमें ये लोग काफी चले भी थे पहले, तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि जब गिरते बाजार में हो लोग सकता प्रॉफिट है, बहुत बट तेजी से अदरवाइज करते दे आर फंडामेंटली गुड कंपनीज, दे आर फंडामेंटली गुड। तो ये एक दो कंपनियां हैं जहाँ पर भी और एस्ट्रल पॉली भी दोनों अच्छी कंपनियां हैं, बट थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लेकिन अगर इनमें कोई रीजन नहीं है, जस्ट द मार्केट मूव, देन आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू बाय। तो ये 2 कंपनियां हैं जो अगर कोई नेगेटिव खबर नहीं है जो कि हमको दिखी नहीं, तो आप यहाँ पर जो है एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, और वो होता है ब्रोकरेज हाउस सेगमेंट, जिसमें बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। अब सब पे तो चर्चा करना संभव नहीं होता है, लेकिन एक कंपनी को ही हम पकड़ते हैं जिसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। और इस बार हमने सोचा कि क्यों ना सीमेंट सेक्टर के बारे में बात कर लें। और सीमेंट सेक्टर पे जब हमने तलाशना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी सारी अदानी ग्रुप को लेकर के भी सीमेंट पे काफ़ी सारी खबरें पक रही थी, तो सीमेंट पे सबसे ज़्यादा हमने देखा कि जो ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं वो अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर काफ़ी जो है रिपोर्ट्स हमने देखी। इसमें आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से कहा गया है 8300 का लक्ष्य दिया गया है, और वो कह रहे हैं 7704 के आसपास खरीदी और 8300 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा बाकी जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दी हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने 8100 का लक्ष्य दिया है। सर, आप अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पे थोड़ा अगर प्रकाश डालें कि आपको कैसा लग रहा है, आप सहमत हैं इन लोगों की बातों से या आपकी राय थोड़ी अलग है? नहीं, मैं सहमत हूँ इससे, मैं सहमत हूँ, क्योंकि सीमेंट बिजनेस के अंदर काफी कंसोलिडेशन हो रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो मार्केट लीडर है, और बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग पावर एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ द टोटल कैपेसिटी दैट इट हैज। हालांकि अब अदानी ग्रुप के पास जब से एसीसी और अंबुजा आए हैं, दे हैव बिकम नंबर 2, बट स्टिल अभी अल्ट्राटेक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। और मैं प्राइस के ऊपर नहीं कह सकता कि 81 लक्ष्य ठीक रहेगा या 83 ठीक रहेगा, पर उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये इतना अच्छा स्टॉक है, इसको अगर आप हर गिरावट में लेके अपने पास रखेंगे 3 या 5 साल के लिए, तो वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देके जाएगा। एक सर चलते चलते सर, ऐसे सेक्टर, ऐसे शेयर जो आपको आपके पसंदीदा इस समय आपको लग रहे हो कि यहाँ ऐसे शेयर हैं जो अब सस्ते हो गए हैं और अब अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, अगर 2, 4, 6 महीने 1 साल के नज़रिए के लिहाज से चुनना हो, तो क्या कुछ सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? नहीं सर, पसंद की कोई बात नहीं है, जो जिनमें संभावनाएं बनेंगी बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन, मार्केट एनवायरनमेंट है उसमें। देखिए, 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि इस वक्त आपको डिफेंसिव रहना है, बाजार में अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखनी है, क्योंकि ये बाजार वैसा नहीं है। इट इज नॉट अ रनअवे मार्केट कि आप कुछ भी खरीद लेंगे, आंख बंद करके वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत सोच समझ के खरीदना है, ये मान के चलना है कि रिटर्न्स बहुत म्यूटेड रहेंगे। इस वक्त कैपिटल प्रेजर्वेशन ही जो है अपने आप में बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो पहली बात तो ये है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में परचेज करें, लो बीटा स्टॉक्स खरीदें। सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, इसके अंदर कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, यूटिलिटीज हैं, डिफेंस सेक्टर है, होटल है, इस तरह के स्टॉक्स के अंदर जाइए जो डिफेंसिव्स हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ठक बैठक नहीं होती है। बाय नेचर वो लो बीटा स्टॉक्स हैं, और जैसे मैंने कहा, ये ग्रोथ का टाइम नहीं है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का टाइम। इस वक्त आपको हाई पी नहीं देना है, वो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों, बिल्कुल, वो उसकी कितनी भी अच्छी फ्यूचर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपको 50 या 60 पी पे मिल रहा है तो नहीं लेने, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, वो आपको रिटर्न देने में बहुत तकलीफ देगा। और बाजार में जरा भी करेक्शन आ गई तो सबसे पहले उन्हीं को इम्पैक्ट होता है। और अगर अर्निंग्स, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, अर्निंग देखना। अगर अर्निंग्स में भी जरा भी नेगेटिव न्यूज अगर आ गई तो आप देखेंगे कि पी कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि 4
मई को पिछले साल जब रेपो रेट 4% था, तब भी बाजार 17,500 था निफ्टी, बिल्कुल सही और बात। आज रेपो रेट 6.5 है 11 महीने के बाद, अभी भी बाजार 17,500 है। 500 ही। इसका मतलब ये है कि बाजार बहुत ओवर वैल्यूड है। बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। तो कुल मिलाकर के सर कुछ दिन पहले बहुत पहले एक फिल्म आई थी, डरना ज़रूरी है। तो शेयर बाजार के लिए कह सकते हैं कि अभी की वैल्यूएशन पे, अभी की जो स्थितियां हैं, बाजार में थोड़ा, बाजार से थोड़ा डर करके रहें। बहुत ज़्यादा जो लोग खरीदने बेचने और जो तोड़ में लगे रहते हैं, वो थोड़ा शांत रहना चाहिए। हाँ, अभी तो ऐसा ही है। ऐसा भी समय आएगा जब 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 बहुत बहुत ताकत से घुसना भी जरूरी होगा, ऐसा भी आता है, समय आता है, वो आएगा। वो आएगा। चलिए, तो फिलहाल बाजार में थोड़ा डर के रहिए, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, बाजार से डरिए और मौके तलाशिए। जब भी वक्त आएगा तो उसके बाद हम अग्रवाल साहब को फिर से लेकर के आएंगे और उनसे बातचीत करके बताएंगे कि अब बाजार में अंदर आने का वक्त है। सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? काफी स्टॉक डिस्कस में आप ये मान के चल सकते हैं, उसमें से कहीं पे भी निवेश हो भी सकता है, और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी वैसी एडवाइस दी होगी। जी सर, आप जब भी आते हैं अग्रवाल सर, बड़ा अच्छा लगता है, और आपकी जो बातें होती हैं, जो रिसर्च होती है, खासतौर से मैक्रो इकोनॉमी को लेकर के, शेयर बाजार को लेकर के, वो हमारे दर्शकों के लिए बड़ी शिक्षाप्रद होती है। तो आप समय समय पर अपना समय देते रहिए हमको, हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल स्टॉक सेंट्रल को यहीं समाप्त करते हैं। अगले महीने फिर स्टॉक सेंट्रल में पूरे महीने का और आने वाले समय का लेखा जोखा लेकर के हम हाजिर होंगे आपके साथ। लेकिन आप तब तक मनी 9 के साथ बने रहिए, और बाकी शेयर बाजार की रोज़मर्रा की दिक्कतें जो हैं, उसके लिए दोपहर 2 बजे हम जुड़ते हैं, सोमवार और शुक्रवार को। तो दोपहर 2 बजे जुड़िए और लगातार अपने प्रश्न लाइव हमारे साथ जुड़ करके पूछते रहिए। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नए नए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो बने रहिए मनी 9 के लिए, मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।